ये चैप्टर बताता है कि कैसे विमेन दुनिया में चेंज लाती हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि घर पर जो काम विमेन करती हैं उन्हें रियल वर्क नहीं माना जाता, जबकि फैमिली को संभालना और हाउस होल्ड चोर्स करना एक फुल टाइम जॉब होती है जिसके कोई फिक्स्ड आवर्स ही नहीं होते। अब हम घर के बाहर के काम को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ जॉब्स को गलत तरह से सिर्फ मर्दों के लिए सूटेबल समझा जाता है। हम ये भी देखेंगे कि विमेन कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, इक्वालिटी के लिए कैसे स्ट्रगल करती हैं और एजुकेशन ने कैसे उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। चैप्टर ये भी बताता है कि विमेन्स मूवमेंट ने पिछले कुछ सालों में कैसे डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया है। रोजी मैम की क्लास के बहुत सारे बच्चों ने विमेन को नर्स और मेन को आर्मी ऑफिसर की ड्राइंग बनाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि घर के बाहर भी विमेन सिर्फ कुछ ही टाइप्स के काम कर सकती हैं। लोग अक्सर बिलीव करते हैं कि विमेन ज्यादा पेशेंट और जेंटल होती हैं, इसलिए वो नर्स बनने के लिए फिट हैं। ये सोच उनके फैमिली रोल्स से आती है। इसी तरह लोग सोचते हैं कि साइंस में टेक्निकल स्किल्स चाहिए और गर्ल्स टेक्निकल चीजें हैंडल नहीं कर सकती। इन स्टीरियोटाइप्स पर लोग विश्वास करते हैं, इसलिए कई गर्ल्स को बॉयज जैसा सपोर्ट नहीं मिलता कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकें। कई फैमिलीज में तो जैसे ही गर्ल्स स्कूल खत्म करती हैं, उन्हें कह दिया जाता है कि मैरिज ही उनका मेन गोल होना चाहिए। पर कुछ विमेन इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ देती हैं। जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेन ही इंजन ड्राइवर बन सकते हैं, पर झारखंड के एक गरीब ट्राइबल परिवार की 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लकरा ने ये सोच बदल दी। वो नॉर्दर्न रेलवेज की पहली वुमेन इंजन ड्राइवर बनी। उनके पेरेंट्स लिटरेट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें। लक्ष्मी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। स्कूल के दौरान भी वो घर का काम करती थी और पार्ट टाइम जॉब्स भी। उन्होंने सिंसियरली स्टडी किया, अच्छा परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने रेलवे एग्जाम दिया और पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। लक्ष्मी का कहना है कि उन्हें चैलेंजेस पसंद हैं और अगर कोई उनसे कहे कि ये काम गर्ल्स के लिए नहीं है तो वो उसे करके दिखाना चाहती हैं। उन्होंने ये तब प्रूव किया जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट चूज किया, पॉलीटेक्निक में मोटरसाइकिल्स चलाई और फिर इंजन ड्राइवर बनने का डिसीजन लिया। उनका मानना है कि जब तक वो जो कर रही हैं उसे एंजॉय कर रही हैं, किसी को हार्म नहीं कर रही, अच्छा काम कर रही हैं और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कर रही हैं, तब तक उन्हें अपनी लाइफ अपने तरह से जीने की फ्रीडम होनी चाहिए। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जेवियर की स्टोरी बताई गई है। एक लड़का जिसने अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स पास किए थे। उसके साइंस और मैथ्स के मार्क्स हाई नहीं थे, पर हिस्ट्री और लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। जब उसके पेरेंट्स ने रिपोर्ट कार्ड देखा तो वो खुश नहीं थे। वो परेशान हो गए क्योंकि जेवियर को मैथ्स में सिर्फ 65% और फिजिक्स में भी कम मार्क्स मिले थे। जेवियर ने समझाने की कोशिश की कि वो साइंस या मैथ्स नहीं लेना चाहता, वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है। पर उसके पेरेंट्स ने कहा कि फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि उनके हिसाब से हिस्ट्री का कोई स्कोप नहीं होता। उन्होंने इंसिस्ट किया कि जेवियर मैथ्स ले और साइड बाय साइड कंप्यूटर्स पढ़े, क्योंकि कंप्यूटर की नौकरी में सैलरी अच्छी मिलती है और उनके लिए अच्छा कमाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये स्टोरी बताती है कि बॉयज भी सोसाइटी के प्रेशर फेस करते हैं। उन्हें अक्सर फोर्स किया जाता है कि वो सिर्फ हाई पेइंग जॉब के बारे में सोचें। अगर वो दूसरे बॉयज की तरह बिहेव ना करें तो उनका मजाक बनाया जाता है या उन्हें चिढ़ाया जाता है। कई बॉयज को छोटी उम्र से ही कह दिया जाता है कि लड़के नहीं रोते, क्योंकि रोना वीकनेस माना जाता है। ये प्रेशर्स उनके चॉइसेस और हैप्पीनेस पर भी अफेक्ट डालते हैं। इसके बाद चैप्टर बताता है कि स्कूल जाना हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज हम सोचते हैं कि सभी बच्चों का स्कूल जाना नॉर्मल है, पर पुराने जमाने में पढ़ना लिखना सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। ज्यादातर बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके पेरेंट्स या फैमिली करते थे। गर्ल्स की सिचुएशन तो और भी बेकार थी। जहां बॉयज को पढ़ने की परमिशन मिलती थी, वहां गर्ल्स को अल्फाबेट्स तक सीखने की इजाजत नहीं थी। फैमिलीज जहां पॉटरी या वीविंग जैसी क्राफ्ट सिखाई जाती थी, वहां भी विमेन के काम को सपोर्टिंग वर्क ही कहा जाता था। जैसे पॉटरी में विमेन मिट्टी इकट्ठा करती और प्रिपेयर करती, पर क्योंकि वो पॉटर्स व्हील नहीं चलाती थी, इसे वजह उन्हें पॉटर्स नहीं माना जाता था।
19वीं सेंचुरी में एजुकेशन के नए आइडियाज पॉपुलर होने लगे, स्कूल्स बने और कई कम्युनिटीज ने पहली बार अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। पर फिर भी गर्ल्स की एजुकेशन का ऑपोजिशन था। इस दौरान कुछ मेन और विमेन ने मिलकर गर्ल्स के लिए स्कूल खोले। कई विमेन ने खुद सीखने के लिए स्ट्रगल किया। इन्हीं में से एक थी पंडिता रमाबाई, जिनका जन्म 1858 में हुआ। वो कभी स्कूल नहीं गईं, पर उन्होंने पढ़ना लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा। उन्होंने संस्कृत भी सीखा, जो उस समय गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं था। 1898 में उन्होंने पुणे के पास खेत गांव में एक मिशन शुरू किया, जहां विडोज और पुअर विमेन को पढ़ने लिखने के लिए इनकरेज किया जाता था और उन्हें स्किल्स सिखाई जाती थीं, जैसे कारपेंट्री और प्रिंटिंग प्रेस चलाना। आज भी ये स्किल्स गर्ल्स को कम ही सिखाई जाती हैं। रमाबाई का मिशन आज भी एग्जिस्ट करता है। जब विमेन ने पढ़ना लिखना सीखा तो उन्होंने अपने साथ होने वाले अनफेयर ट्रीटमेंट पर सवाल उठाना शुरू किया। कई विमेन ने स्टोरीज, लेटर्स और अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए। उन्होंने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां मेन और विमेन इक्वल होते। इन्हीं विमेन में से एक थी रास सुंदरी देवी, जिनका जन्म 1800 में वेस्ट बंगाल में हुआ। 60 साल की एज में उन्होंने बांग्ला में अपनी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन लिखी, जो एक इंडियन वुमेन की पहली नॉन ऑटोबायोग्राफी है। वो एक वेल्दी लैंडलॉर्ड फैमिली से थी और हाउसवाइफ थी। उस समय ये विश्वास था कि अगर वुमेन पढ़ लिख ले तो उसके हस्बैंड को बैड लक होगा और वो विडो बन जाएगी। फिर भी उन्होंने शादी के बाद छुप छुप कर पढ़ना सीखा। उन्होंने अपनी डेली लाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया, जहां वो सुबह से रात तक बिना रेस्ट के काम करती थीं। उनकी इच्छा थी कि वो चैतन्य भागवत नाम का रिलीजियस बुक पढ़ सकें, पर वो सोचती थी कि पढ़ेंगी कैसे जब सोसाइटी मना करता था। एक दिन उनके हस्बैंड किचन में अपनी चैतन्य भागवत की कॉपी रखकर चले गए। जब उसे अंदर ले जाया गया तो उन्होंने एक पेज फाड़कर छुपा लिया। उन्होंने अपने बेटे का एक अल्फाबेट शीट भी छुपा लिया। धीरे धीरे छुपकर लेटर्स और वर्ड्स को मैच करके दिन भर ध्यान से सुनकर बहुत पेशेंस और मेहनत से उन्होंने पढ़ना सीख लिया। अल्फाबेट मास्टर करने के बाद वो वही किताब पढ़ पाई जिसे पढ़ने का उन्हें बहुत मन था। उनकी राइटिंग से दुनिया को पता चला कि उस समय विमेन की लाइफ कितनी मुश्किल थी। लर्निंग का विमेन की लाइफ पर इम्पैक्ट का एक और एग्जाम्पल है रोकेया सखावत हुसैन, जिनका जन्म 1880 में हुआ। वो एक वेल्दी फैमिली से आती थीं। वो उर्दू पढ़ लिख सकती थीं, पर उनके परिवार ने उन्हें बांग्ला या इंग्लिश सीखने नहीं दिया, क्योंकि इंग्लिश को एक ऐसी लैंग्वेज माना जाता था जो गर्ल्स को नए आइडियाज देगी, जो उनके हिसाब से गलत था। अपने ब्रदर और सिस्टर की हेल्प से रोकेया ने दोनों लैंग्वेजेस सीक्रेटली सीख लीं। वो राइटर बनी और अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए 1905 में सुल्ताना's ड्रीम नाम की स्टोरी लिखी। स्टोरी में सुल्ताना एक वंडरफुल जगह लैंड जाती है, जहां विमेन को पढ़ने लिखने और काम करने की पूरी फ्रीडम होती है। विमेन ने अमेजिंग इन्वेंशंस किए होते हैं, जैसे रेनफॉल कंट्रोल और फ्लाइंग एयर कार्स। लैंड में मेन को दूर रखा जाता है, क्योंकि उनके वॉर के वेपन्स को विमेन की इंटेलिजेंस ने डिफीट कर दिया था। जब सुल्ताना लैंड घूम रही होती है सिस्टर सारा के साथ, तब वो अचानक उठकर देखती है कि वो सिर्फ एक सपना था। रोकेया ने विमेन को प्लेन्स और कार्स चलाते हुए इमेजिन किया था, जब उन्हें स्कूल जाने की परमिशन तक मुश्किल से मिलती थी। उनकी एजुकेशन ने उन्हें बड़े सपने देखने और एक्शन लेने की हिम्मत दी। उन्होंने सिर्फ खुद नहीं पढ़ा, वो चाहती थी कि दूसरी गर्ल्स भी पढ़ें। 1910 में उन्होंने कोलकाता में गर्ल्स के लिए एक स्कूल शुरू किया और ये स्कूल आज भी एग्जिस्ट करता है। आज बॉयज और गर्ल्स दोनों ही बड़े नंबर में स्कूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मिलने वाली एजुकेशन में डिफरेंसेस मिलते हैं। हर 10 साल इंडिया एक सेंसस करता है, जिससे पूरी पॉपुलेशन का काउंट होता है और लोगों की एज, स्कूलिंग और काम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं और कंट्री में कितने मेन और विमेन हैं। 1961 सेंसस के हिसाब से 7 साल से ऊपर के लगभग 40% बॉयज और मेन अपना नाम लिख सकते थे, जबकि सिर्फ 15% गर्ल्स और विमेन ऐसा कर पाती थीं। 2011 सेंसस में ये नंबर्स काफी बढ़ गए। करीब 82% बॉयज और मेन लिटरेट हो गए और अराउंड 65% गर्ल्स और विमेन भी पढ़ लिख सकती थीं। ये दिखाता है कि दोनों ग्रुप्स में एजुकेशन बढ़ी है, लेकिन आज भी लिटरेट मेन की संख्या विमेन से ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच का गैप अभी भी एग्जिस्ट करता है।
एक टेबल बताती है कि अलग-अलग सोशल ग्रुप्स जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने बॉयज और गर्ल्स स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे प्राइमरी क्लासेस में ही स्कूल छोड़ देते हैं, कुछ अपर प्राइमरी में, और भी ज्यादा बच्चे सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। टेबल ये भी दिखाती है कि एससी और एसटी गर्ल्स जनरल कैटेगरी की गर्ल्स से ज्यादा स्कूल छोड़ देती हैं, मतलब दलित और आदिवासी गर्ल्स के ड्रॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 2011 सेंसस ये भी दिखाता है कि मुस्लिम गर्ल्स एससी और एसटी गर्ल्स से भी कम प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करती हैं। एवरेज में एक मुस्लिम गर्ल सिर्फ 3 साल तक स्कूल जा पाती है, जबकि बाकी कम्युनिटीज की गर्ल्स कम से कम 4 साल स्कूल जाती हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज के बच्चों के स्कूल छोड़ने के बहुत रीजंस हैं। कई रूरल और पुअर एरियाज में प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग्स या रेगुलर टीचर्स नहीं होते। अगर स्कूल दूर हो और कोई ट्रांसपोर्ट जैसे बस या वैन ना हो तो पेरेंट्स अपनी डॉटर्स को दूर भेजने में अनसेफ फील करते हैं। कई फैमिलीज गरीब होती हैं और सब बच्चों को स्कूल भेजने का खर्चा नहीं उठा सकती, इसलिए वो ज्यादातर बॉयज को एजुकेट करना प्रेफर करते हैं। कई बच्चों को टीचर्स या क्लासमेट्स से डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, जिससे वो स्कूल छोड़ देते हैं। आज भी बॉयज और गर्ल्स से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, लेकिन अब विमेन और गर्ल्स को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। लॉ, सेफ्टी और हेल्थ के एरियाज में विमेन के लिए बहुत सुधार आए हैं, पर ये सब अपने आप नहीं हुआ। विमेन को इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों तरह से स्ट्रगल करना पड़ा। इसी कलेक्टिव एफर्ट को विमेन्स मूवमेंट कहा जाता है। देश भर की कई विमेन और ऑर्गेनाइजेशंस इस मूवमेंट का हिस्सा हैं और कई मेन भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। उनकी एनर्जी और मेहनत से ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग और एक्टिव है। वो डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने, अवेयरनेस क्रिएट करने और जस्टिस डिमांड करने के लिए कई तरीके यूज करते हैं। कैंपेन्स विमेन्स मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। कैंपेन्स के थ्रू लोग डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के खिलाफ लड़ते हैं। इन कैंपेन्स की वजह से नए लॉज भी बने। 2006 में एक लॉ पास हुआ जिससे विमेन को घर के अंदर होने वाली फिजिकल और मेंटल वायलेंस से प्रोटेक्ट किया जा सके। 1997 में विमेन्स मूवमेंट के एफर्ट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए रूल्स बनाए। 1980s में विमेन्स ग्रुप्स ने पूरे देश में मिलकर डाउरी डेथ्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जहां नई विवाहिता ब्राइड्स को उनके हस्बैंड्स या इन-लॉज ज्यादा डाउरी के लिए मार देते थे। इन ग्रुप्स ने स्ट्रीट पर मार्चेस किए, कोर्ट्स गए और लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। उनकी मेहनत से डाउरी एक मेजर पब्लिक इशू बना और डाउरी लॉज को बदलकर उन्हें पनिश करना शुरू किया गया जो डाउरी मांगते थे। अवेयरनेस बढ़ाना विमेन्स मूवमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोग स्ट्रीट प्लेस, सॉन्ग्स और पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू मैसेजेस स्प्रेड करते हैं ताकि और लोग विमेन्स राइट्स के बारे में जानना शुरू करें। मूवमेंट कभी भी चुप नहीं रहता। जब भी विमेन की राइट्स वायोलेट होती हैं या कोई नया लॉ विमेन के अगेंस्ट होता है, मूवमेंट तुरंत प्रोटेस्ट करता है। पब्लिक रैलीज और डेमोन्स्ट्रेशन से लोग इनजस्टिस को नोटिस करते हैं और एक्शन लेते हैं। विमेन्स मूवमेंट का ये भी एम है कि विमेन एक दूसरे का सपोर्ट बन सकें। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर की विमेन इंटरनेशनल विमेन्स डे सेलिब्रेट करती हैं ताकि वो अपने स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को याद कर सकें। विमेन दूसरे कॉजेस के साथ सॉलिडारिटी भी दिखाती हैं, जैसे 14 अगस्त को हर साल हजारों लोग इंडिया पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए इकट्ठा होते हैं और पीस और यूनिटी का मैसेज देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की विमेन अक्सर ऐसे इवेंट्स में कैंडल होल्ड करके एक दूसरे को सपोर्ट दिखाती हैं।